नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से लेकर आजादी मिलने तक यानी 15 अगस्त 1947 तक भारत में हुए संवैधानिक सुधारों को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहला है कंपनी का शासन। यानी कंपनी के शासन के दौरान जो भी संवैधानिक सुधार हुए उसे हम कंपनी के शासन के दौरान देखेंगे और ये संवैधानिक जो सुधार थे वो 1773 से लेके 1858 तक के सुधारों को हम इसमें देखेंगे। इसके बाद आता है ताज का शासन। ताज का शासन यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन, यानी जब भारतीय सत्ता पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई और उस दौरान जो भी संवैधानिक सुधार हुए उसे हम इस ताज के शासन के अंतर्गत देखेंगे। और ये जो संवैधानिक सुधार हुए हैं ये 1858 से, यानी जब सत्ता ब्रिटिश शासन के हाथों में चली जाती है 1858 में और इनके हाथों में रहती है 1947 तक। कंपनी के शासन के दौरान जो भी संवैधानिक सुधार हुए हैं उस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ताज के शासन के बारे में, यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जब भारतीय सत्ता चली जाती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ब्रिटिश सरकार के हाथों में भारतीय सत्ता जाने के बाद जो सबसे पहला अधिनियम आता है वो अधिनियम आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अठारह की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ये समझ चुकी थी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी के कुप्रशासन और कुप्रबंधन का बहुत बड़ा हाथ है, उनके भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा हाथ है, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिग्रहण कर लिया और भारतीय सत्ता पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली जाती है। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक अधिकार ब्रिटिश सरकार को सौंप दिए जाते हैं। इस कंपनी ब्रिटिश सरकार के हाथों में जब चली जाती है तो ये अधिनियम आता है 1858 का अधिनियम, और इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम की जो विशेषताएं थी, इस अधिनियम की सबसे पहले विशेषता थी कि इसमें भारत के गवर्नर जनरल के नाम बदलकर उसे भारत का वायसराय कर दिया जाता है, यानी गवर्नर जनरल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। और इस तरह के वायसराय बनने वाले सबसे पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। दूसरी विशेषता ये रही कि इस सुधार के बाद, इस अधिनियम के बाद ब्रिटेन में एक भारत के सचिव के पद का सृजन किया गया और उनके लिए, उनकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों का परिषद बनाया गया। ये जो ब्रिटिश भारत के जो सचिव थे ये ब्रिटेन की संसद में थे और एक कैबिनेट स्तर के मंत्री हुआ करते थे जो भारत के शासन के लिए, भारत में चल रहे शासन व्यवस्था के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदार थे, ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। यानी भारत सचिव पद का सृजन किया गया और इनके लिए एक 15 सदस्यों का परिषद बनाया गया। इस परिषद को भारत परिषद या इंडिया काउंसिल का नाम दिया गया, या इंडिया काउंसिल। इस अधिनियम के द्वारा तीसरा कार्य ये हुआ
कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की व्यवस्था शुरू की गई थी। 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो उसमें एक द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कंपनी के राजनीतिक अधिकारों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया था और व्यापारिक अधिकारियों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया था। तो इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन दोनों को खत्म कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हमारा उद्देश्य भारत के शासन को अच्छा बनाना है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी नीति थी कि भारत में अपना नियंत्रण मजबूत किया जाए ताकि 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो सके। इसके बाद जो अगला अधिनियम आता है वो आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अठारह सौ इकसठ का भारत परिषद अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के आने से पहले ब्रिटिश सरकार ये समझ चुकी थी कि भारत में शासन चलाने के लिए उन्हें भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, और इस सहयोग नीति के तहत उन्होंने 3 अधिनियम पारित किए, और 3 अधिनियम थे 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 3 अधिनियम पारित किए। इस अधिनियम को भारतीय शासन में मील का पत्थर माना जाता है कि ये भारत की शासन व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं रही उसमें ये रही कि इसमें वायसराय की परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। वायसराय की परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया गया, और 3 भारतीयों में सबसे पहले आदमी थे पटियाला के राजा, दूसरे थे बनारस के राजा, और तीसरे थे सर दिनकर राव। सर दिनकर राव जो थे वो ग्वालियर के दीवान थे। ग्वालियर के दीवान थे और वहां टैक्स और प्रशासन से संबंधित मामले देखते थे। सर दिनकर राव को सर की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी क्योंकि अंग्रेजों के प्रति काफी निष्ठावान थे। 3 भारतीय सदस्यों को जोड़ा गया, और इसके बाद जो दूसरा प्रावधान किया गया कि इसमें वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश ला सकता है। आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश ला सकता है, लेकिन अध्यादेश की समय सीमा रखी गई जो कि 6 माह की थी। जैसे आज हमारे संविधान में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है अध्यादेश लाने का। अगर संसद ना चल रही हो, सत्र ना चल रहा हो, तो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है जिसकी अपनी समय सीमा होती है। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा 1833 के अधिनियम में ये व्यवस्था की गई थी कि मद्रास और बंबई के गवर्नरों की विधायी शक्तियों को छीनकर बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा ये विधायी शक्तियां उन्हें वापस दे दी गई। यानी अब कानून बनाने की शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ, और कानून बनाने की शक्ति मद्रास के गवर्नर को दे दी गई और बंबई के गवर्नर को दे दी गई, यानी विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा बंगाल, पश्चिमी संयुक्त प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862,
1866 और 1897 में बंगाल, पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी संयुक्त प्रांत और पंजाब में तीनों जगह विधान परिषदों का गठन किया गया। इसके बाद इस अधिनियम की विशेषताओं में एक विशेषता ये थी कि 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने एक पोर्टफोलियो प्रणाली की बात कही थी। पोर्टफोलियो प्रणाली होता है 1859 लॉर्ड कैनिंग के पोर्टफोलियो प्रणाली को मंजूरी। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में एक पोर्टफोलियो प्रणाली की घोषणा की थी, एक योजना बनाई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब होता है कि वायसराय की परिषद के एक सदस्य के पास एक से अधिक विभाग हो सकते हैं और वह सदस्य संबंधित विभाग के मामले में निर्णय देने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। इसके बाद 1861 का प्रावधान 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है और 1861 के भारत परिषद अधिनियम की महत्वता थी। इसके महत्व ये रहे कि इस एक्ट के बाद से पहली बार भारतीयों को परिषद में स्थान मिलने लगा, वायसराय की परिषद में स्थान मिलने लगा। और दूसरा महत्व इसका ये था कि विधान परिषदों का निर्माण होने लगा था, यानी भारतीयों को परिषद में स्थान मिला। और दूसरी बात ये रही कि विधान परिषदों का निर्माण होने लगा। लेकिन इस अधिनियम की कुछ कमियां भी रही। इस अधिनियम की जो पहली कमी थी वो ये था कि परिषद में भारतीय सदस्यों को जोड़ा तो गया, लेकिन उन्हें बजट पर बोलने की चर्चा नहीं, बजट पर बोलने का अधिकार नहीं दिया गया। अधिकार नहीं था। इसकी दूसरी कमी ये थी कि इसमें वायसराय को यह अधिकार था कि परिषद के सदस्य द्वारा लाए गए किसी विधेयक को वो नामंजूर कर सकता था। विधेयक को नामंजूर करने की शक्ति। इसकी तीसरी कमी ये रही कि इस विधेयक में ये मतलब जो तीसरी कमी थी वो तीसरी कमी ये थी कि इसमें जिन भारतीय लोगों को परिषद के सदस्यों में शामिल किया गया था वो ज्यादातर राजा और जमींदार ही थे। शामिल सदस्य राजा और जमींदार थे। ये सारी कमियां 1863 के प्रावधान की रही। इसके बाद आता है 1892 का अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है। इधर 1861 के प्रावधान की जो कमियां थी और उसके बाद 1892 का प्रावधान आता है। इन दोनों के बीच में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है और कांग्रेस पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रख रही है। 1861 की कमियों और कांग्रेस की मांगों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार 1892 का भारत परिषद अधिनियम लाती है, जिसमें दोनों की मांगों का ध्यान रखा जाता है और उनकी पूर्ति करती है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम।
इस अधिनियम के द्वारा पहला प्रावधान यह किया गया कि वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या को 10 से 16 बढ़ा दिया गया। दूसरा प्रावधान यह किया गया कि वायसराय के सदस्यों को बजट पर बोलने का अधिकार दिया गया था और जनहित के किसी मामले पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। हालांकि ये प्रश्न पूछने से पहले आपको 6 दिन पहले अग्रिम सूचना देनी अनिवार्य थी। बजट पर बोलने का अधिकार और जनहित के किसी मामले पर प्रश्न पूछने का अधिकार। इस अधिनियम के तहत जो तीसरा प्रावधान था उसमें यह था कि मतलब चुनाव और इलेक्शन जैसे किसी शब्द का जिक्र नहीं था या किसी प्रक्रिया का जिक्र नहीं था, लेकिन एक अप्रत्यक्ष नामांकन की व्यवस्था शुरू हुई थी जो अप्रत्यक्ष चुनाव जैसी ही थी। अप्रत्यक्ष चुनाव जैसी व्यवस्था शुरू। ये प्रावधान जो थे वो 1892 के मुख्य प्रावधान थे। इसके बाद आता है 1909 का मिंटो मार्ले एक्ट या 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ध्यान रखना है ये सारे सुधार वो सुधार हैं जो ब्रिटिश काल के दौरान हुए हैं। ब्रिटिश सरकार के हाथों में भारतीय सत्ता है और ब्रिटिश सरकार इसमें संवैधानिक सुधार कर रही है और उनके क्रम लगातार आपको दिखाई देते रहेंगे। इसके बाद आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। उन्नीस सौ 9 के भारत परिषद अधिनियम को मिंटो मार्ले एक्ट भी कहते हैं। 1909 का मिंटो मार्ले एक्ट भी कहते हैं। इसमें मिंटो मार्ले एक्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे और लॉर्ड मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे। भारत सचिव थे कहां पर? ब्रिटेन की संसद में। क्रम क्या होता था? इसलिए क्रम होता था दरअसल ये थी ब्रिटिश सरकार, इस क्रम में सरकारें बनती थी। ये थी ब्रिटिश सरकार, उसके बाद थे भारत सचिव जो कि ब्रिटेन की संसद में थे, उसके बाद ये थे भारतीय वायसराय, और इसके बाद आता था भारतीय शासन। यानी कि ब्रिटिश संसद में कानून बनते थे, भारत सचिव और वायसराय मिलकर वायसराय कानून का भारत में पालन करवाते थे और पालन होता था भारतीय समाज पर। इस तरह से क्रम बना था। तो लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत में वायसराय थे और लॉर्ड मार्ले जो थे वो भारत के सचिव थे ब्रिटिश कैबिनेट में, और इन दोनों ने मिलकर लॉर्ड मिंटो मार्ले एक्ट आया इन दोनों के ही नाम पे। इस अधिनियम की जो सबसे पहली विशेषता थी कि इस अधिनियम में परिषद के सदस्यों को बढ़ाकर 10 से 16 से 60 कर दिया गया। परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। दूसरा, ये अधिनियम जो सबसे अधिक जिस कारण से चर्चाओं में रहता है उसकी असली वजह है कि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जन्म किया। इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया और उसमें ये व्यवस्था की कि मुस्लिम नेता का चुनाव मुस्लिम सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा
और इस कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी पृथक निर्वाचक क्षेत्र का जनक इन्हें कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ये बात आप लोग समझ गए। इन्होंने ये एक मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी और ये बात स्पष्ट कर दी कि मुस्लिम नेता का जो चुनाव होगा वो मुस्लिम सदस्यों द्वारा ही होगा। इसके बाद जो तीसरा जो सुधार होता है, इसमें इन्होंने ये व्यवस्था की कि परिषद के मतलब वायसराय की कार्यपालिका परिषद को यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को जोड़ दिया। एक भारतीय को जोड़ा जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कार्यकारी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जोड़ा। इस अधिनियम के द्वारा चौथा कार्य यह किया गया कि सदस्यों को, परिषद के सदस्यों को गैर सरकारी सदस्यों के यानी जिन्हें मनोनीत किया जा रहा था उन्हें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और संकल्प लाने का यानी अनुपूरक प्रश्न और संकल्प लाने का अधिकार दे दिया गया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब होता है अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न पूछने और संकल्प लाने का, संकल्प मतलब रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन लाने का अधिकार दे दिया इस अधिनियम के द्वारा। अनुपूरक प्रश्न का मतलब होता है कि किसी मूल प्रश्न का जब कोई उत्तर दिया जाता है और उस उत्तर से, उस जवाब से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो उससे संबंधित या आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं या उसका और विस्तार में जवाब चाहते हैं तो उसके लिए जो आप दोबारा प्रश्न पूछेंगे उसे कहते हैं अनुपूरक प्रश्न। और संकल्प लाने का मतलब होता है कि जनहित के किसी मामले को आप सदन के सामने लाएं और उस मामले पर सदन की राय जाने कि सदन की इस विषय पर क्या राय है, इसे कहते हैं संकल्प लाना। इस परिषद अधिनियम द्वारा या मिंटो मार्ले एक्ट के द्वारा कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि भारत को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर बांट दिया गया। इसके बाद 1909 के मिंटो मार्ले एक्ट के बाद आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कह लो या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कह लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। भारत सचिव और ये जो थे ये भारत के वायसराय। उन्नीस सौ 19 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि भारतीयों को 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के संवैधानिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक आयोग की घोषणा की थी और एक अधिनियम लाने की बात कही थी और इसके तहत 1919 का अधिनियम आता है और 1919 के अधिनियम को पारित होने में 2 साल लगते हैं और यह अधिनियम पारित होता 1921 में। इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहली व्यवस्था ये की गई कि इस अधिनियम द्वारा
प्रांतों को और केंद्र को अलग अलग कर दिया गया। केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विषय को और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया तथा प्रांतों को और उनकी पहचान करके केंद्रीय विषय के संबंध में केंद्र को कानून बनाने का अधिकार दिया गया और प्रांतीय विषय के संबंध में प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। उसके बाद से दूसरा काम यह हुआ कि इन्होंने प्रांतीय विषयों को फिर से बांट दिया, प्रांतीय विषयों को दोबारा फिर पुनः बांट दिया। प्रांतीय विषयों को बांटा दो भागों में, एक था हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। हस्तांतरित विषय वो विषय थे जिन पे वायसराय मंत्री की सलाह पर कार्य करता था और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता था। ये विषय थे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि या स्थानीय स्वशासन जैसे जो मामले थे, इन पर वायसराय कार्य करता था मंत्री की सलाह से। कौन कौन से विषय थे? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय स्वशासन। दूसरा था आरक्षित विषय। आरक्षित विषय में वायसराय जो था वो कार्यपालिका परिषद की सलाह पर कार्य करता था। कार्यपालिका परिषद वही थी जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जोड़ा गया था। तो कार्यपालिका परिषद के सलाह पर कार्य करता था और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था। और आरक्षित विषय में जो विषय थे वो विषय थे रक्षा, न्याय, विदेशी मामले और राजस्व जैसे मामले। ये सब विषय जो थे वो आरक्षित विषय में थे। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई और लोकसभा और राज्यसभा की शुरुआत हुई। उन्नीस वाले जो इस कानून में जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही, इसमें क्या हुआ कि जो भारतीय विधान परिषद थी, भारतीय विधान परिषद, इसे दो भागों में बांटा गया। पहली बनी राज्य परिषद और दूसरी बनी केंद्रीय विधान परिषद, विधानसभा। राज्य परिषद को बनाया गया राज्यसभा, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। और केंद्रीय विधानसभा बने लोकसभा, इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे। और इस तरह से पहली बार राज्यसभा और लोकसभा का निर्माण होता है। इस अधिनियम के द्वारा 1909 में मिंटो मार्ले एक्ट के तहत जिस पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, उसको विस्तारित करते हुए इन्होंने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और इनके लिए पुर्तगालियों के लिए भी, सिखों, भारतीय ईसाइयों, पुर्तगालियों और एंग्लो इंडियंस के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार कर दिया। सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन
और पुर्तगालियों, इन सभी के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी। इस अधिनियम के तहत राज्यों के बजट को अलग कर दिया गया और राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वो अपना बजट खुद बनाएं। राज्यों का बजट अलग कर दिया गया और राज्यों को अधिकार दिया गया कि वो अपना बजट खुद से बनाएं। इस अधिनियम के बाद लंदन में एक उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया और भारत सचिव के कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। लंदन में उच्चायुक्त के पद का सृजन। इस अधिनियम के द्वारा एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य था कि वो हर 10 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपेगा। हर 10 वर्ष बाद कानून की समीक्षा करेगा और अपनी रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार को सौंपेगा। वैधानिक आयोग का गठन। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। दोनों सदनों में बैठने वाले बहुसंख्यक सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनकर इस सभा में बैठे थे। दूसरा ये हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा लोग मतदान करने के शुरू किया गया था, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए थे, लेकिन मत देने का अधिकार बहुत ही कम लोगों का था। केवल उन्हीं लोगों का था जो लोग टैक्स देते थे और बहुत ज्यादा शिक्षित थे। केवल उन्हीं को मतदान का अधिकार था। ये सारी बातें 1919 के अधिनियम की थी। इसके बाद जो अगला सुधार हुआ वो साइमन कमीशन का सुधार हुआ। इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई थी एक वैधानिक आयोग की, जिसका काम था कि वे भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करेगा और अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को देगा। तो इसी वैधानिक आयोग के तहत साइमन कमीशन को आना था। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की कि भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए और आगामी संवैधानिक नियम या कानून बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उस आयोग को भारत भेजा जाएगा। और इस नीति के तहत फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। फरवरी 1928 में सर जॉन साइमन कमीशन भारत आता है। जैसा कि मैंने बता दिया है कि इस आयोग का उद्देश्य यही था कि वो भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करेगा और जो आगे भविष्य में जो संवैधानिक नियम बनने हैं या कानून बनने हैं उनके बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इस आयोग के अंदर 7 सदस्यों की टीम थी, जिसमें सभी गोरे अंग्रेज थे। ये फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और भारत आने के बाद भारत में पुरजोर तरीके से इसका विरोध होता है, क्योंकि इसमें सभी गोरे अंग्रेज थे। इसी आयोग का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के सिर पे चोट लगती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। खैर, साइमन कमीशन भारत आता है और वो अपनी रिपोर्ट देता है और अपनी रिपोर्ट देने के बाद वो कहता है कि भारत में द्वैध शासन
पृथक निर्वाचन क्षेत्र राज्यों में सरकारों का विस्तार और ब्रिटिश भारतीय संघ की स्थापना। इन चारों चीजों को जारी रखता है और इन चारों चीजों को जारी रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए वो तीनों लोगों को आमंत्रित करता है। ब्रिटिश सरकार को आमंत्रित करता है, ब्रिटिश भारत की सरकार को आमंत्रित करता है और आमंत्रित करता है देशी रियासतों को, और तीनों को आमंत्रित करता है। और इसके संबंध में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन होता है लंदन में। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930 में, 1931 में और 1932 में। सभी लोग मिलके अपनी चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति को यानी सेलेक्ट कमेटी को सौंपता है। और प्रवर समिति सेलेक्ट कमेटी अब इन सुझावों में कुछ सुधार करके, कुछ इन्हें मॉडिफाई करके उसे भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर लेती है। तो ये था साइमन कमीशन। इसके बाद जो अगला सुधार आता है वो सुधार था कम्युनल अवार्ड के नाम से। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड ये जो था 1932 की बात है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, इनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह घोषणा की कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र के तहत भारत की दलित जातियों के लिए भी निर्वाचन क्षेत्र विस्तारित किया जाएगा, उनके लिए भी निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा। और इस घोषणा के बाद मतलब ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह घोषणा कर दी कि 1909, ध्यान देना है इसमें, 1909 के एक्ट के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। उसके बाद 1919 में उसे बढ़ाकर, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को बढ़ाकर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल इंडियनों और पुर्तगालियों के लिए बढ़ा दिया गया। और 1932 में इसे विस्तारित करते हुए दलित जातियों या दलित समुदायों के लिए भी इसे विस्तारित कर दिया गया। इस खबर की बात सुनकर महात्मा गांधी ने पूना की यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। अनशन शुरू करने के बाद कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच में बात हुई और बात होने के बाद दोनों में सहमति बने और सहमति बनने के बाद ये हुआ कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन क्षेत्र एक रहेगा, लेकिन दलितों के लिए क्षेत्र आरक्षित कर दिया जाएगा। संयुक्त हिंदू निर्वाचन क्षेत्र एक रहेगा, संयुक्त रहेगा मतलब, लेकिन दलितों के लिए क्षेत्र आरक्षित कर दिया गया। ये था कम्युनल अवार्ड 1932 का। अवार्ड का मतलब यहां पर है कि अवार्ड का मतलब सिर्फ पुरस्कार या सम्मान नहीं होता, बल्कि अवार्ड का एक दूसरा मतलब भी होता है। इसका एक कानूनी मतलब होता है कि जब किसी समुदाय को या जब किसी को भी वैधानिक या संवैधानिक अधिकार दिए जाते हैं या किसी मामले में अंतिम निर्णय दिया जाता है तो उसको भी अवार्ड कहते हैं। कम्युनल अवार्ड 1932 में आता है। इसके बाद जो है अगला आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद में पारित होने वाला
सबसे विस्तृत अधिनियम था। ये इतना बड़ा अधिनियम था कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले भारतीय संविधान का 2/3 हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया था। इस अधिनियम में 231 धाराएं थी, 321 धाराएं थी, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत क्षेत्र और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। संघ की स्थापना, लेकिन ये संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि देशी रियासतें इस संघ में शामिल नहीं हुई। दूसरा प्रावधान ये किया गया कि इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया और उसके लिए सूचियों का निर्माण किया गया और 3 सूची बनाई गई, जिसमें थी एक पहली थी केंद्र सूची। इसमें दिए गए थे 59 विषय। दूसरी थी राज्य सूची, इसमें थे 54 विषय और तीसरी थी समवर्ती सूची, इसमें थे 36 विषय। केंद्र सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास था, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास था और समवर्ती सूची के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास था कि इन विषयों के मामले में दोनों मिलकर काम करेंगे। इसके बाद इस अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन खत्म और केंद्र में लगा दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन शुरू। इस अधिनियम के द्वारा मतदान के परसेंटेज बढ़ा दिया गया, यानी मत देने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया और वो मतदान के परसेंटेज था 10% लोगों को मतदान का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र था उसको और विस्तारित कर दिया गया और उसको विस्तारित करते हुए फिर से दलित जातियों और मजदूरों को भी उसमें जोड़ दिया गया कि मजदूरों के लिए भी एक पृथक निर्वाचक क्षेत्र होना चाहिए। दलित जातियों प्लस मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। इस अधिनियम के द्वारा भारत के रुपये को मजबूती देने के लिए और भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसी अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना।
संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और 26 जनवरी 1950 जब देश का संविधान लागू हुआ तो ये जो संघीय न्यायालय था यही उच्चतम न्यायालय बन गया। हालांकि दोनों में अंतर था। संघीय न्यायालय से अगर किसी आदमी को सजा मिलती थी तो वो उससे ऊपर ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल के पास जा सकता था। और जब ये उच्चतम न्यायालय बना तो उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जा सकता है। ये हुआ। उसके बाद इस अधिनियम के तहत व्यवस्था बनी कि ध्यान रखना है 1901 बात छूट गई थी। 1919 वाले अधिनियम में एक व्यवस्था की गई थी कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1919 वाले प्रावधान में। और 1935 वाले प्रावधान में इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसको और विस्तारित करते हुए 1935 के अधिनियम में केंद्रीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के साथ साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय लोक सेवा प्लस राज्य लोक सेवा प्लस संयुक्त लोक सेवा, ये व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935 का शासन। ये बहुत ही विस्तृत शासन है लेकिन हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां डिस्कस की हैं। इसके बाद आता है ब्रिटिश शासन का अंतिम अधिनियम 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जिस अधिनियम के बाद भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, हम पूरी तरह से आजाद हो गए। 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये ब्रिटिश सरकार का अंतिम अधिनियम था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने फरवरी 1947 में यह घोषणा की कि 30 जून 1947 तक भारत से ब्रिटिश शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया और भारत के विभाजन की बात कही। उसके बाद 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने पुनः यह घोषणा की कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और उसी दिन 3 जून 1947 को ही भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय, जो भी कह सकते हैं, क्योंकि अब तो गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था, तो भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय ने भारत के विभाजन की योजना पेश की। और योजना पेश करने के बाद इसे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहा गया। और उसी दिन 3 जून 1947 को ही इस पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सहमति बनी। और सहमति बनने के बाद भारत शासन अधिनियम 1947 ब्रिटेन की संसद में पारित होता है। और ये अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में पारित होने वाला एक ऐतिहासिक अधिनियम था, जिसके बाद 2 स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्रों का सृजन होता है, जिसका नाम भारत और पाकिस्तान है। तो इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इन महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम देख लेते हैं। तो जैसा कि इस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होता है और इसके बाद 2 स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन होता है। इस अधिनियम की दूसरी विशेषता ये थी कि इस अधिनियम के तहत वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई।
वायसराय का पद समाप्त और भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त। भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति करने का अधिकार जो था वो कैबिनेट की सलाह पर केवल ब्रिटेन के राजा को यानी ब्रिटेन के क्राउन को भारत की कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटेन के क्राउन को ब्रिटेन की रानी को करने का अधिकार था। गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटेन की महारानी करेंगी। ये इसमें प्रावधान किया गया। इसमें तीसरा प्रावधान यह किया गया कि दोनों देशों की संविधान सभाओं को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने संविधान का निर्माण करें या किसी दूसरे देश के संविधान को ग्रहण कर लें, और यह भी अधिकार दिया गया कि वह चाहें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी बनाए हुए कानून को समाप्त कर सकते हैं। संविधान बनाने का अधिकार, संविधान ग्रहण करने का अधिकार, ये दोनों अधिकार दे दिए गए। उसके बाद संविधान सभा को, ये दोनों देशों की संविधान सभा को ये निर्देशित किया गया कि जब तक भारतीय संविधान या पाकिस्तान का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक वे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय सभाओं से सरकार का संचालन करेंगे। जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक वे भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रांतीय सभाओं द्वारा सरकार चलाएंगे। इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद देशी रियासतों और आदिवासी क्षेत्रों पे से ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से समाप्त हो गई। देशी रियासतों प्लस आदिवासी क्षेत्रों से ब्रिटिश प्रभुत्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस अधिनियम के पारित होने के बाद देशी रियासतों को यह कहा गया कि आप लोग चाहें तो भारत के साथ रह सकते हैं, आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, या आप चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं। देशी रियासतों को कहा गया कि भारत के साथ रहो या पाकिस्तान के साथ रहो या स्वतंत्र रहो। इस अधिनियम के बाद ये हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर जनरलों को क्षेत्र का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय गवर्नरों को प्रमुख बनाया गया। को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। और इस तरह
14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत शासन अधिनियम 1947 पारित होता है और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। और उसके बाद जो संविधान सभा थी, जो 1946 में जिस संविधान सभा का गठन किया गया था, उसी संविधान सभा को भारत की अंतरिम सरकार मान लिया जाता है। अंतरिम सरकार का मतलब कि जब तक आम चुनाव नहीं होते, जब तक प्रत्यक्ष मताधिकार द्वारा चुनाव नहीं होते, तब तक जो संविधान सभा थी वही शासन चलाएगी, वही सरकार चलाएगी और उसी को अंतरिम सरकार कहा गया। और अंत में एक भूल सुधार, इससे पहले की एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि भारत 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ है, जो कि गलत है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। हालांकि कुछ प्रावधान उसी दिन से लागू हो गए थे जिस दिन बनकर तैयार हुआ, और बाकी प्रावधान जो थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नमस्कार।